तुमने वैग द डॉग मूवी देखी है? अगर नहीं देखी, मैं तुम लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, वो सुन लो वैग द डॉग की। वो ये है कि पॉलिटिशियन होता है और उसका कोई सेक्स स्कैंडल सामने आने लगता है, तो उसको साइलेंट करने के लिए या उसको पब्लिक की नज़र से दूर करने के लिए वो एक वॉर छेड़ देता है अल्बानिया नाम के मुल्क के साथ। और वो एक ऐसी वॉर होती है जिसका अल्बानिया को भी नहीं पता होता कि वो शायद हो रही है। सही है, स्टेज्ड मतलब वॉर होती है। खैर, ये आजकल के मामले में काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमें एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का नाम देखने को मिल रहा था, और ट्रंप ने शायद इस चीज़ से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये हरकत की है, क्योंकि जो ईरान में हुआ है ना कुछ दिन पहले, इसका कोई इंडिकेशन नहीं आ रही थी कुछ काफ़ी दिनों से, बल्कि ये लोग पीस की तरफ शायद जा रहे थे, इनकी तरफ बातें चल रही थी अभी, और शायद सारे मामला सही हो रहे थे। बट अभी कुछ दिन पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल जो है मिलकर ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू करते हैं, जिसका नाम ये लोग रखते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और उस ऑपरेशन के तहत ये लोग हमले करते हैं ईरान के मल्टीपल जगहों पे, जहाँ पे उनके मिलिट्री बेसिस, न्यूक्लियर बेसिस और सिविलियंस वाली जगहें जो होती हैं वो भी शामिल थी। तो इन्होंने वहां पे अचानक से हमला बोल दिया, मतलब काफी मिसाइल्स मारे वहां पे, और हमले में ईरान का सुप्रीम लीडर खुमैनी शहीद हो गया। अब उस लीडर की शहादत की काफी टाइम तक न्यूज़ सर्कुलेट करती रही, बट कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन ईरानी जर्नलिस्ट ने खुद आके फिर न्यूज़ में इस चीज़ को कंफर्म किया कि सुप्रीम लीडर शहीद कर दिए गए। अब ये हमला हुआ कब था? जब ईरान के सुप्रीम लीडर अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे। तो आई थिंक ये कोई टिप गई थी यूएस को कि शायद अब ये वहाँ जाने वाले हैं जहाँ पे ये अपनी फैमिली, ग्रैंड डॉटर वगैरह के साथ शायद ये थे, बेटी वगैरह और ग्रैंड डॉटर थी वहाँ पे उनकी। तो ये हमला तब किया गया है, अचानक से उनके ऊपर मिसाइल फेंका गया है। तो इतना एक्यूरेट मिसाइल मारना वहीं पे जहाँ पे खुमैनी मौजूद है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक प्री प्लान्ड हमला था। और ये तो मैंने खैर तुम्हें बता दिया कि इसका रीज़न क्या हो सकता है, एप्स्टीन फाइल हो सकता है। ट्रंप ने शायद अपनी चैट्स डिलीट करवाने के लिए ये हरकतें की हैं कि उसने अचानक से एक वॉर छेड़ दी जो कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लीड कर रही है। तो देख लो अभी वाइट वॉश करने के लिए क्या कर रहे हैं। खैर, इस चीज़ का काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता होगा कि इनकी तारीख क्या है, तो मैं तुम लोगों को कुछ तारीख बताता हूँ। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी से पूरी स्क्रिप्ट बनवा ली है तारीख की, तो मैं तुम लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। चलो भाई, कानों में अपने हेडफोन लगाओ, और मैं बड़ी इज्जत से पहली बार तुम लोगों को एक चीज़ इनकी पूरी तारीख बताने जा रहा हूँ। सही है, तो भाई अमेरिका और ईरान जो है, इनकी दुश्मनी 70 साल पुरानी है, जो इन 3 बड़े मरहलों में, स्टेजेस में मुश्तमिल है। सबसे पहली चीज़ थी 1953 की बगावत। तो 1953 में अमेरिका, सीआईए और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादेक का तख्ता उलट दिया था। उसके रीज़न क्या थे? खैर, ये चीज़ तुम्हें डिटेल्ड वीडियोस में मिल जाएंगी, बट ये हरकत अमेरिका की तरफ से हुई थी। इसका रीज़न ये था कि यूएस ने जो है वो ईरान के ऑयल को कौमी मुल्कियत में लेने की कोशिश की थी। इसके बाद ईरान ने शाह ईरान को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। शाह ईरान बेसिकली उनका अपना बिठाया हुआ एक पपेट, जो कि ईरान में बिठा दिया, और उसको एक कौमी मुल्कियत ऑयल को बनाने के लिए, जो कि ट्रंप अपने सर पे लगाता है, उसको इख्तियार दे दिया कि भाई तुम बैठ जाओ, जो कि 25 साल तक अमेरिका का सबसे करीबी साथी रहा। इस बीच आयतुल्ला खुमैनी शायद वो थे जो इनकलाब ला रहे थे, मतलब ये कह रहे थे कि हमें इसको इस्लामी रिपब्लिक बनाना है, और ये सारे जो है वो मतलब शैतान हैं, और ये वो ऐसे करके यूएस को मतलब फुल उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे, और ये कह रहे थे कि हमें ये जो इन्होंने लीडर बिठाया हुआ है ये एक्सेप्टेड नहीं है, हमें खुद इस पे बगावत करनी पड़ेगी और हमें इसको हटा के नई हुकूमत लानी पड़ेगी। तो इसके खिलाफ 1979 में इनकलाब आया, जिसमें स्टूडेंट्स आए, जिसमें ईरानी स्टूडेंट्स जमा हुए, और अमेरिकन एम्बेसी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकन को उन्होंने 1 साल से भी ज़्यादा 444 दिन तक हॉस्टेज बना के रखा। इस वाक़ये के बाद अमेरिका ने ईरान से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए उन पर, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ। और आज की डेट में अगर तुम ईरान की इकोनॉमी जाके देखोगे, तुम्हारी फटके चार हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अगर तुम $1000 अपने पास रखते हो तो तुम एक बिलियनियर बन जाते हो। खैर, दूसरा जो तनाज़ा हुआ था वो हुआ था न्यूक्लियर की वजह से। 2002 से अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है। 2015 में एक एग्रीमेंट JCPOA हुआ, लेकिन 2018 में अमेरिका उससे अलग हो गया और ईरान की इकोनॉमी को दबाने के लिए मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी शुरू कर दी। खैर, 2025 में अमेरिका को दोबारा कीड़ा उठा, उन्होंने फिर से ईरान पे इल्ज़ाम लगाया कि इनके पास ऐसे मिसाइल्स तैयार हो चुके हैं जो अमेरिका तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, जिसके बाद 2026 में हमले किए गए जो कि अभी हुए हैं। तो ये थी यूएस और ईरान की राइवलरी,
उसकी हिस्ट्री मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दी है। खैर, इसराइल का क्या ताल्लुक है, इसराइल क्यों खार खाता है ईरान से, इसकी भी हिस्ट्री हम तुम्हें बताते हैं। जो 1979 में इस्लामी इनकलाब आया था, उससे पहले इसराइल और ईरान के ताल्लुक बहुत अच्छे थे। मतलब जो इनकलाब आया था ना, जब पपेट बैठा हुआ था उनका शाही ईरान, उससे उस वक्त इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे इसराइल के साथ। लेकिन जब आयतुल्ला खुमैनी आया ना इनकलाब के बाद, उसने इसराइल को एक्सेप्ट ही नहीं किया और उसने उसको छोटा शैतान कह दिया। ईरान का नजरिया ये था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है और फलस्तीन की जमीन उसके असली मालिकों को मिलनी चाहिए, जो कि सही बात है। और मतलब बेसिकली देखा जाए तो ईरान का जो इसराइल से ताल्लुक खराब हुआ था, मतलब बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट था वो यही था कि पैलेस्टाइन में जो इनके खिलाफ चल रहा है ना, जो इसराइल कर रहा है ना, उसके खिलाफ खड़ा था ईरान। खैर, उसके बाद ये हुआ कि इसराइल जो है वो ईरान को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था और उसकी 3 बड़ी वजह थी। पहला था न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी दूसरी, और तीसरा था डायरेक्ट थ्रेट। न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये था कि इसराइल को भी खतरा था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना रहा है और अगर उसने बना लिया तो सबसे पहले वो इसराइल को ही हिट करेगा। दूसरा ये था कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो ऐसे हैं कि वो इंटरसेप्ट करके डायरेक्टली इसराइल को हिट कर सकते हैं। सही है, वो उनको नहीं रोक सकते इसराइली, उनके पास जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी। और तीसरी जो सबसे बड़ा वजह थी वो थी खुमैनी की तरफ से डायरेक्टली थ्रेट, कि वो कहता था पब्लिकली आके कि मैं इसराइल को खत्म कर दूंगा। इस वजह से सबसे बड़ा खतरा था इसराइल को। और इनके बीच जो एक चीज चलती आई है इसराइल और ईरान के बीच, वो थी प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर में ये होता था कि प्रॉक्सीज यूज करते थे ईरान इसराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसमें हिजबुल्ला, हमास, हुतीज ये शामिल थे। इनके नाम तो तुम लोगों ने सुने ही होंगे। खैर, अभी ये हुआ है कि ये जो इन्होंने एपिक फ्यूरी निकाला है और इसराइल ने रोरिंग लाइन निकाला है, इसमें यह हुआ है कि इसराइल ने इनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर और मिलिट्री बेसिस पर और सिविलियंस पर हमला किया ताकि वो उसके एटॉमिक हमले रोक सके। ठीक है, खैर ऐसा कुछ रीजन नहीं था, उनका रीजन यही था कि हमारी जान बच जाए। और इसराइल की तरफ से एक और सीन हुआ है कि इन लोगों को शक था कि ये लोग न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और इस वजह से ईरान के काफी साइंटिस्ट जो थे न्यूक्लियर मतलब जो बनाने में इनके अकॉर्डिंग इन्वॉल्व थे या बना रहे थे, उनको असैसिनेट किया गया है। और अभी जो एपिक फ्यूरी इनका चला है उसकी वजह मेन यही थी कि सुप्रीम लीडर, उसकी मेन वजह आयतुल्ला खुमैनी को निशाना बनाना था। इसके 2 रीजंस हैं जो मुझे समझ आए हैं। पहला रीजन है ट्रम्प का जो एप्स्टीन फाइल वाला सीन चल रहा है, कुछ दिनों से जो है ट्रम्प को काफी हेट मिल रही थी, जिसकी वजह से ट्रम्प कह रहा था कि भाई अब तो इन लोगों का ध्यान हटाना पड़ेगा, और उसने अचानक से वॉर छेड़ दी। दूसरा रीजन ये था कि खुमैनी का इनको डर था कि वो शायद न्यूक्लियर वगैरह बना रहे हैं और उस वजह से इन लोगों ने उन पे हमला कर दिया कि ये ना बना सकें। और एक और वजह ये भी हो सकती है, एक और वजह ये भी है कि जो ऑयल वगैरह ईरान में पड़ा हुआ है उस पर कंट्रोल करना चाहता है ऑब्वियसली अमेरिका, क्योंकि अमेरिका तो हमेशा से अपने सर पे तेल लगाना चाहता है लेकिन उसको मिलता नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो हर जगह जहां भी तेल मिलता है वो पहुंच जाता है, तो ईरान क्यों नहीं। और इसराइल जो है इसमें इन्वॉल्व इसलिए हुआ है क्योंकि इसराइल को वो एक्सेप्ट नहीं करता था एज अ कंट्री, क्योंकि वो फलस्तीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, वो कोई मुल्क नहीं है इसराइल, और वो भी उसको नहीं मानता था, जिसकी वजह से वो कहता था कि भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और हम शायद इसको तबाह भी कर दें और हम इसके पूरे खिलाफ हैं। तो बेसिकली रीजन यही था जिसमें खुमैनी की शहादत हुई कि एक तो ऑयल, दूसरा एप्स्टीन फाइल वाला सीन, उससे डाइवर्ट करना लोगों को क्योंकि ट्रम्प के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे, काफी लोग हेट कर रहे थे, और तीसरा सबसे बड़ा रीजन था इसराइल। तो ये मैंने तुम लोगों को पूरी हिस्ट्री बता दी है कि ये क्या होता आ रहा है और क्या डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें एक लीडर की शहादत कर दी गई है और उसको बहाना ये दिया गया है कि भाई ये तो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं ये वो, हालांकि उनकी तरफ से फुल अमन अमान था, ऐसा कुछ नहीं था। अभी कोई ऐसा सीन नहीं चल रहा था कि वो लोग अटैक करने वाले थे इसराइल या यूएस पर, बट फिर भी उसको बहाना बनाया गया कि इनके पास ऐसे मिसाइल्स हैं कि ये डायरेक्ट हमारे अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। इसराइल को भी डर था क्योंकि पहले भी जो मिसाइल्स फेंके गए हैं वो इसीलिए फेंके गए हैं क्योंकि वो जो है फलस्तीन में जो भी कर रहे हैं उसके बाद उन पे मिसाइल्स फेंके गए और वो मिसाइल्स ऐसे हैं कि वो इंटरसेप्ट नहीं हो सकते, इवन इसराइल की टेक्नोलॉजी भी उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए उनकी फटती है ईरान से। तो अब खैर आई थिंक इसका आगे यही होगा कि ये अपना पपेट बिठा देंगे जैसे इन्होंने पहले बिठाया था और यूएस की नज़र में अमनो अमान हो जाएगा, बट फिर शायद हो सकता है कोई लीडर आए जैसे पहले खुमैनी आया था और उसने फिर एक रेवोल्यूशन लेके आया था वो इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए, जो कि यूएस की नज़र में गलत था, डिक्टेटरशिप थी, बट ईरान की नज़र में वो चीज़ डिक्टेटरशिप नहीं थी, ईरानी उसमें पूरे मुत्तफिक थे, वो
उस चीज़ को कभी भी गलत नहीं मानते थे। हाँ, यूएस ने जो उसको नुकसान पहुँचाया शायद उस वजह से ईरान के कुछ लोग खुमैनी के खिलाफ होंगे कि इसकी वजह से हमें ये सब फेस करना पड़ रहा है, बट वो वैसे कोई वैसा वाला डिक्टेटर नहीं था कि वो लोगों को नुकसान पहुँचाए या लोगों को ख़त्म करना चाहे या लोगों को ऑप्रेस करना चाहे। और ऐसा हमें सद्दाम हुसैन के भी टाइम देखने को मिला था, ऐसा हमें गद्दाफ़ी के टाइम भी देखने को मिला था और ऐसा हमें खुमैनी के टाइम भी देखने को मिला। तो जहाँ-जहाँ डिक्टेटरशिप्स हैं जो कि ऑयल रखती हैं अपने पास, उनको तो खतरा रहेगा यूएस से। हाँ, नॉर्थ कोरिया को कभी खतरा नहीं है क्योंकि शायद नॉर्थ कोरिया का जो ऑयल है या अगर वहाँ पे है भी, मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे है, लेकिन अगर वहाँ पर नहीं है तो आई डोंट थिंक नॉर्थ कोरिया कभी भी एक डेमोक्रेसी बनने वाला है। तो डर्टी पॉलिटिक्स तुम लोगों ने देख ली कि ट्रंप ने क्या खेली है एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए, मतलब जो उसके नाम आ रहे थे, अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे और उसकी इमेज वाइट वॉश करने के लिए जो उसने कदम उठाया है, दूसरा एक चीज़ को बहाना बनाया और अपने पुराने कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया अपनी एक ऑयल तेल घी की लालच में, वो खैर काफ़ी एक फक्ड अप चीज़ है।